गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था आप लोगों को समझ में आया? मैंने यूनिट 1 के आपको आधा 50% पढ़ा चुका, ऑलमोस्ट कुछ परसेंट बचा हुआ है, उसको आज कंप्लीट करा देंगे। आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिएगा फटाफट सब कुछ आपको समझ में आया कि नहीं आया कल जो भी मैंने पढ़ाया था। फिर मैं जो बचा हुआ यूनिट 1 हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव के बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। आपके राइट साइड में बटन होगा सेल्फ चैट ऑल चैट, वहां से ऑल चैट कर दीजिए। ऑल चैट करने के बाद आपका चैट्स आप यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। ठीक है, डन डन डन। ठीक है, तो फटाफट हम पढ़ लेते हैं। यूनिट 1 कंप्लीट कर लेते हैं आज। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट तो अपलोड कर चुका है ऐप में। वहां से आप आज जाकर टेस्ट दे दीजिएगा क्लास कंप्लीट होने के बाद। उसमें यूनिट 1 हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव के 100 क्वेश्चंस हैं। दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, 50-55 क्वेश्चंस। तो उसको आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद टेस्ट जाकर देना है। उससे पहले कोशिश करेंगे कि कुछ 10-15 क्वेश्चंस के ऑनलाइन लाइव क्लास में टेस्ट ले लें, ताकि आपका स्टेटस पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या चीज़ कैसा हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट जिसको ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। आई होप अब आपको स्क्रीन मेरा शो हो रहा होगा। ठीक है, तो सभी लोगों को स्क्रीन शो दिख रहा है। तो ये आपका एग्जाम्स का सिलेबस है। ठीक है, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव का फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन एंशिएंट ग्रीस, रोम एंड इंडिया और एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। तो कल अब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ग्रीस तक। रोम भी पढ़ लिया था, बचा क्या है? इंडिया का हिस्ट्री बचा है और एंशिएंट ओलंपिक गेम्स बचा है। ठीक है, काफी सारे आज मतलब जो हम पढ़ेंगे ना उसमें काफी सारे डेट्स हैं, काफी सारे डेट्स हैं, सब आपको याद ही करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो चुका था हमारा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो आप इमेजेस देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में। अब जैसे ही हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया, तो इसमें हमारे काफी सारे मतलब पीरियड में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर अब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है वैदिक पीरियड। इसके बाद आता है अर्ली हिंदू पीरियड। फिर लेटर हिंदू पीरियड। फिर मेडिवल पीरियड। फिर ब्रिटिश पीरियड, फिर इंडिपेंडेंस पीरियड टिल 1947। फिर क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आफ्टर 1947। मतलब आपका जो इंपॉर्टेंट इसमें एक ही चीज है, आपको जो याद रखना चाहिए कि जो इसका डेडलाइन दिया है ना कि ये डेट से लेकर ये डेट तक ये पीरियड होता है, इस डेट से लेकर इस डेट तक ये पीरियड होता है, इस डेट से लेकर इस डेट तक ये पीरियड होता है। तो इस आपका एग्जाम में इसको अरेंज करने में आता है। ठीक है, कि कौन सा पीरियड कौन से डेट के बीच में था, उसके बाद कौन सा पीरियड आया। तो पहले कौन सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आया। लास्ट में कौन सा आया, ब्रिटिश पीरियड वाला है। ठीक है, ब्रिटिश आ गया, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया हमारा। तो ये सीक्वेंस आपको बेसिकली इस चीज में याद करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बीसी। तो बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिकली सभी को पता होगा, बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, जीसस के बर्थ के पहले जो भी हमारा आता था ईयर्स, उसको हम बीसी बोलते थे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है नीचे में एडी। तो इसका मतलब क्या है फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। ठीक है, मतलब जीसस के बर्थ के बाद वाला जो भी टाइम होता है, तो एडी का होता है एनो डोमिनी। और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो हम एक एक सिविलाइजेशंस के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इसका पीरियड क्या था, 3250 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक ये था आपका। ठीक है, देयर इज नो रिटर्न हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट ड्यूरिंग प्री वैदिक एज। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, प्री वैदिक एज ही बोल सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके बाद जो आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो वैदिक पीरियड आएगा। तो इसको प्री मतलब होता है पहले। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्री वैदिक एज भी बोल सकते हैं। बट एन आइडिया ऑफ द सेम कैन बी फॉर्म फ्रॉम द केयरफुल स्टडी ऑफ द वॉर वेपन्स टूल्स स्कल्पचर्स फाउंड एट हड़प्पा एंड
मोहनजोदारो। अब यहाँ पे दो जगह दिख रहा है, ठीक है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। अब इसका मतलब क्या है? आपने सुना होगा एंशियंट टाइम में, अभी ये पाकिस्तान में करंटली है, ठीक है, बहुत ही मतलब पुराने इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो सिटीज थी, प्राइम सिटीज थी। तो यहाँ से क्या है कि जो भी हमें कोई मतलब लिखा हुआ नहीं है कि ये चीज फाउंड हुआ था, ये चीज हुआ है, ऐसा कोई रिटर्न एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो जो भी हमें नॉलेज मिल रहा है इनके बारे में, ये यहाँ पे ऐसा होता था, ऐसे होता था, वो कैसे पता चल रहा है? जब हम उनका केयरफुल स्टडी कर रहे हैं, वहां पे क्या क्या वेपन्स पाए गए, क्या क्या टूल्स पाए गए, क्या क्या मूर्तियां पाई गई, कहाँ पे? हड़प्पा और मोहनजोदारो में। अब इसके बाद क्या बोला है? डांसिंग वॉज अ फेवरेट रिक्रिएशन ऑफ प्री वैदिक पीपल एज इट अपीयर्स फ्रॉम अ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो इन द नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली। आपके ये डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा गया है। तो अब यहाँ पे जो मूर्ति रखा है, इससे हम ये एक मतलब रिकैप कर पा रहे हैं, प्रिकैप कर पा रहे हैं कि वहां पे डांसिंग उनका क्या था? फेमस रिक्रिएशनल एक्टिविटी था। क्योंकि वहां पे ऐसा ऐसा एक्सकेवेशन जब हम किए तो वहां से ये चीज पाया गया। अब इसके बाद क्या लिखा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ क्या होता है? जैसे मॉडर्न स्विमिंग पूल्स होते हैं ना, विच वॉज सिमिलर टू मॉडर्न स्विमिंग पूल। देख सकते हैं आप, ऐसा जैसे ग्रेट बाथ है, यहाँ पे लोग मतलब बात करते थे, ठीक है। तो जैसे मॉडर्न स्विमिंग पूल होता है, ऐसे पुराने टाइम में भी होता था, उसको हम ग्रेट बाथ बोलते थे। गेम्स ऑफ मार्बल्स, बॉल्स एंड डाइस वेयर ऑल्सो इन प्रैक्टिस। आप देख सकते थे पुराने टाइम में मार्बल्स वाले, बॉल्स वाले, डाइस वाले गेम्स। मोर ओवर, एनिमल फाइटिंग एंड बॉक्सिंग वॉज अनदर पास टाइम एक्टिविटी एज एविडेंट फ्रॉम एंशियंट सील फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। मतलब एक्सकेवेशन मतलब हमने खोज किया, ठीक है, उसके बारे में। तो उसके सील्स जो फाउंड हुए वहां से, आप देख सकते हैं। जैसे आप कोई मॉन्यूमेंट घूमने जाएंगे मान लीजिए, तो वहां पे होता है ना, दीवार में ऐसे ऐसे ड्राइंग बने रहते हैं, ठीक है। आपको ये इमेज वाला इमेज को देखिएगा, तो इससे हमें पता चलता है कि वहां पे हंटिंग होता था, आर्चरी होता था, बुल फाइटिंग, कुछ ना कुछ होता था। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉपर के मूर्ति पाई गई थी, ठीक है। तो इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ही बोलते हैं, कि उस टाइम में काफी सारी चीजें ऐसी ऐसी चीजों की बनती थी। तो इतना ही था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। मैंने आपको बताया इसके बारे में पढ़ाने से पहले कि इतना इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपका ईयर है, ठीक है। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, आएगा आपका वैदिक पीरियड, जो चला आपका 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो अब इसमें क्या लिखा है? द वेदास वर कंपोज इन दिस पीरियड। अब इसमें क्या बोला? वैदिक पीरियड में हमारे वेदास आए। अब सभी को पता होगा कि हमारे टोटल चार वेदास हैं। कौन कौन से? ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, चार वेदास है ना। तो ये वेदास क्या है? इसमें हिंदूज का मतलब मैन्युस्क्रिप्ट है। इसमें दिया गया है क्या क्या चीजें हिंदू के बारे में, संस्कृति के बारे में दिया गया है वेदास में। तो वेदास इस पीरियड में है, कौन से पीरियड में? वैदिक पीरियड में, इसलिए हमको इसको वैदिक पीरियड बोलते हैं। So this period is called Vedic period. Great emphasis was placed on the culture of physique and strength during the Vedic period. ये मतलब इस टाइम में ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाता था? लोगों का फिजिक पे ध्यान दिया जाता, ठीक है, मैं स्वस्थ रहूं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ रहे। जैसा आप नीचे इमेजेस में देख सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ वाज एम्फसाइज्ड ग्रेटर देन एकेडमिक लर्निंग। मतलब क्या बोल रहा है? मतलब बच्चों को मान लो ऐसा फिजिकल स्ट्रेंथ दिया जाए, किससे? एकेडमिक लर्निंग से ज्यादा उनको, मतलब होता था ना बच्चे, जैसे मान लो इस टाइम में क्या, तो गुरुकुल में जाते थे शिक्षा लेने के लिए, तो बच्चे दूर से चल के जा रहे रह रहे हैं, मतलब उनको उतना कठोरता से चीजें दी जाती थी ताकि उनका फिजिकल ट्रेनिंग भी हो। तो फिजिकल ट्रेनिंग वाज एम्फसाइज ग्रेटर देन एकेडमिक लर्निंग, पढ़ाने से ज्यादा उनको उनके फिजिकली पे ध्यान दिया जाता था। तो प्रैक्टिस ऑफ योगा वाज रिकमेंडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ताकि उनका स्पिरिचुअल धार्मिक उनके अंदर आए, आस्थाएं आए, तो उसके लिए इसको योगा कराया जाता था, ठीक है। तो इसी में सूर्य नमस्कार का आपका जन्म हुआ था, द ओरिजिन ऑफ विच डेट्स बैक टू वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में आपका सूर्य नमस्कार आया था। वॉज परफॉर्म मोर एज अ रिलीजियस ड्यूटी देन मोर एज अ फिजिकल एक्सरसाइज। मतलब एक धार्मिक बन गया था, ठीक है, धार्मिक ड्यूटी बन गया था, मुझे रोज सूर्य नमस्कार करना ही है। वो जैसे आज के जमाने में हम कर लेते हैं फिजिकल एक्सरसाइज है, इसको करना है, पर उस टाइम में क्या करते थे, इसको एक रिलीजियस ड्यूटी की तरह ले लिए थे कि मेरा को डेली करना ही है, करना है। तो एजुकेशन सिस्टम इन दैट पीरियड वाज बेस्ड ऑन गुरुकुल्स, ठीक है। तो गुरुकुल्स में बच्चे जाते थे शिक्षा लेने के लिए। तो अभी तक मैंने दो पीरियड के बारे में बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन 3250 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक चला। इसके बाद आया वैदिक पीरियड, जो कि 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला। ये जो डेट्स है ना, ये कई जगह देखेंगे आप, मतलब उल्टा पुल्टा रहता है, कहीं कुछ और दिया है, कहीं कुछ और दिया है, पर मतलब मोस्ट एक्यूरेट जगह, काफी जगह कॉमन ये डेट्स दिए गए हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर अभी शो कर रहा हूँ। तो आपको यही याद करना है। अब यहाँ पे जो वैदिक पीरियड था, इसमें सूर्य नमस्कार आया। तो सूर्य नमस्कार का एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, आपने देखा नहीं होगा अभी, पर आपको इसको थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कि आपको सभी को पता है 12 पोजेज होते हैं सूर्य नमस्कार में, ठीक है। अब हर आसन के अलग अलग नाम होते हैं, प्रमाण आसना हो गया, तड़ासना हो गया, ठीक है।
तो हर आसन में एक एक मंत्र बोला जाता है, ठीक है। जैसे जब मैं प्राणायाम आसना करूंगा तो ओम मित्राय नमः बोलूंगा, ठीक है। फिर दूसरा आसन करूंगा तो दूसरा मंत्र बोलूंगा, तीसरा आसन करूंगा, 12वां आसन, कोई भी आसन नंबर ऑफ करूंगा, सबका अलग अलग आसन होता है। तो आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि जो नंबर वन पोज है प्राणायाम आसना में कौन सा मंत्र बोला जाता है, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी जाए, ऐसा मैंने देखा था एक एग्जाम में आया हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये सूर्य नमस्कार इसी टाइम में आया था। तो ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा याद करना, तो इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तब आपको ये याद होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं इसके बाद आया अर्ली हिंदू पीरियड। तो अर्ली हिंदू पीरियड कब से कब तक चला हमारा? 600 बीसी से लेकर 320 एडी तक। अब एडी में आ गए हम। अब यहाँ पे क्या बोला है अर्ली हिंदू पीरियड में? ड्रामाज एंड फेस्टिवल प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ सिटीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब यहाँ पे ड्रामास का और फेस्टिवल्स आने लगे, ठीक है, धीरे धीरे अर्ली हिंदू पीरियड में ये सब चीजों का इंपॉर्टेंस आने लगा। तो हंटिंग वॉज वेरी पॉपुलर विच वॉज कंसिडर्ड अ रॉयल स्पोर्ट। मतलब मानते थे कि मैं हंटिंग करता हूँ, मतलब मेरा रॉयल्टी है उसमें। मतलब शौक के लिए लोग हंटिंग करते थे, जैसा आप इमेजेस में देख सकते हैं यहाँ पे। शौक के लिए होता है, राजा राजा हंटिंग करते थे, हिंदू राजा। अब क्या बोला है? एंजॉइंग वाटर स्पोर्ट्स सराउंडेड बाय फीमेल अटेंडेंट्स वाज अनदर डाइवर्जन फॉर द किंग्स। मतलब किंग्स को क्या बोलते थे? वो एंजॉय करते थे वाटर स्पोर्ट्स, और सराउंडेड बाय वूम, फीमेल अटेंडेंट, मतलब आसपास उनके फीमेल्स घिरे रहते थे। ऐसा उस टाइम में किया जाता था राजाओं के द्वारा, ठीक है, सराउंडेड बाय टू मेनी फीमेल्स। अब क्या बोला है? द ओरिजिन ऑफ चेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द इन्वेंशन ऑफ दैट पीरियड इंडियंस बाय सम हिस्टोरियंस। मतलब चेस भी इसी टाइम में आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे उस टाइम की गोटियां, राजा, चोर, सिपाही, ठीक है। फिर क्या बोला? एनिमल कॉम्बैट्स, रेसलिंग, मेल फाइट, चैरियट रेसेस, आर्चरी, वाटर टैक्टिक्स एक्सेट्रा डेपिक्ट द नेचर ऑफ फिजिकल कल्चर प्रैक्टिस एट दैट टाइम। तो अलग अलग कल्चर दर्शाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कुछ आपको पता करना। डेट्स इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें मैंने रेड से मार्क करी हुई है या फिर बोल्ड में, वो चीजें आपको पता रहना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट तो एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं आगे। अब बात करते हैं लेटर इंडो पीरियड में, जो कि चला आपका 320 एडी टू 1000 एडी। तो ग्रेट यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा एंड तक्षशिला डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। अभी इसमें क्या हुआ हमारा? नालंदा और तक्षशिला आ गया, ठीक है। तो बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट थे पुराने जमाने के। तो देयर वॉज अ हैप्पी को रिलेशन ऑफ अ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक ट्रेनिंग एट दी सेंटर्स ऑफ लर्निंग। अब क्या बोला है यहाँ पे? अच्छा को रिलेशन था। को रिलेशन क्या होता है आपका? एक से दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है। तो यहाँ पे एक अच्छा को रिलेशन था, किसका? फिजिकल, मतलब फिजिकल हो गया आपका बॉडी का, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मतलब मान लीजिए आपकी आप कैसे कोई चीजों को समझते हैं, ठीक है, कितने आपकी समझने की शक्ति क्या है। और एस्थेटिक ट्रेनिंग मतलब हो गया ब्यूटीनेस हो गया, आप कैसे रह रहे हैं, सज रहे हैं, धज रहे हैं। तो ये तीनों का को रिलेशन आपको यहाँ पे हमें देखने को मिला था जब ये दो यूनिवर्सिटीज आई थी, नालंदा और तक्षशिला, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे गेम्स भी कराए जाते थे, रेसलिंग, आर्चरी, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सब चीजों को यहाँ पे स्पेशल अटेंशन दिया जाता था इन यूनिवर्सिटीज में। बॉडीली हेल्थ वॉज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पिरिचुअल कंडीशन। मतलब अपने शरीर पे ज्यादा ध्यान फोकस किया जाता था लेटर हिंदू पीरियड में। अब बात करते हैं मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड हमारा चला 1080 टू 1757 एडी। तो ट्रेडिशनली द इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज प्रमोटेड इन द रिलीजियस प्लेसेस। अब मतलब इंडिजिनियस मतलब स्वनिर्मित होता है, मतलब जो खुद का होता है, खुद के देश का होता है, ठीक है। तो ऐसे चीजों को प्रमोट किया गया इसमें मेडिवल पीरियड में। जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूडेड सूर्य नमस्कार हो गया हमारा, दंड बैठक, मतलब उठक बैठक जो अभी भी हम करते हैं ना, उसको दंड बैठक बोलते हैं पुराने टाइम में। हैवी क्लब स्विंगिंग होता था, गदा टाइप उठा के स्विंग करते थे ऊपर से, सर के ऊपर से। मलखम, रेसलिंग, मतलब जो भी हमारे देश के गेम्स थे उसको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ावा मिला, स्वॉर्ड फाइटिंग एक्सेट्रा, यहाँ पे हुआ। फिर क्या बोला आगे? लेटर ऑन मुगल्स गेन्ड सुप्रीमेसी ओवर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। मतलब ज्यादातर पार्टों पे मुगल्स आ गए। द फिजिकल एजुकेशन कंटिन्यू टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ कोर्टियर्स। कोर्टियर्स मतलब दरबार में, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। कोई भी राजा का दरबार होता है ना, उसको कोर्टियर्स बोलते हैं, उनके सोल्जर्स में। तो हंटिंग हो गया, स्वॉर्ड फाइटिंग हो गया, मेज फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग वर प्रीफर्ड टू योगिक एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे थोड़ा जो योगा था हमारा अर्ली हिंदू पीरियड, लेटर हिंदू या अर्ली हिंदू पीरियड में, तो योगा से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गया किसकी तरफ? मार्केट की तरफ, हंटिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, मेज फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग। तो ये सब चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाने लगा। मुगल्स वर ग्रेट लवर्स ऑफ रेसलिंग। मुगल्स जो थे उनको रेसलिंग बहुत ज्यादा पसंद था। सो दे एनकरेज रेसलिंग स्कूल्स। तो वो एनकरेज करते थे रेसलिंग स्कूल खोलना, एंड इवन केप्ट रेसलर्स इन देयर कोर्ट्स। तो अपने दरबार में वो क्या करते थे? रेसलर्स को भी रखते थे। आप देख सकते हैं नीचे इमेजेस में। ऑफन दंड एंड बैठक्स वर यूज्ड टू डेवलप मस्कुलर पावर एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे उठक बैठक करते हैं वैसे दंड बैठक करते थे, आप इमेजेस में देख सकते हैं।
जिससे हमारा मस्कुलर पावर और इलास्टिसिटी इंप्रूव होगा। मसाजिंग वॉज गिवन मच इंपॉर्टेंस इन दैट पीरियड। तो मसाज यहाँ से आया था आपका, मेडिवल पीरियड से यहाँ से काफी ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट दिया गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, तो एक राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द मुगल किंग हु डाइड प्लेइंग लूडो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था शायद हमारे टाइम में सीयूटी पीजी में, कौन सा राजा था जो लूडो खेलते खेलते मर गए, तो वो आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम बात करते हैं जो हमारा छठवां पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड, और जिसको हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब आजादी से पहले। ठीक है, 1947 से पहले तक क्या हुआ था जब ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स आए थे। तो अब इसमें क्या बोला है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस द इंडियन कल्चर। अब वेस्टर्न ब्रिटिशर्स अपने साथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर तो ले आए इंडिया में, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन्फ्लुएंस कर दिया इंडियन कल्चर को। तो इसका परिणाम क्या हुआ, विद द रिजल्ट दैट यंगस्टर्स डेवलप अ वर्जन एवर्जन टुवर्ड्स द इंडिजिनियस एक्टिविटीज एंड केप्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम अखाड़ाज एंड व्यायामशालास। तो जो यूथ था उस टाइम का, उनका मन हटने लगा है। जो हमारे व्यायामशाला होते हैं, अखाड़ा होते हैं, तो जो हमारे देश के खेल थे उनसे मन हटने लगा, वेस्टर्न कल्चर वो भी अडॉप्ट करने लगे। तो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस सम ऑर्गेनाइज टीम गेम्स। तो ब्रिटिशर्स ने टीम गेम्स ऑर्गेनाइज लाया वहां से, क्या, क्रिकेट लाया, हॉकी लाया, फुटबॉल लाया, जो भी बॉल गेम्स हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक द इंडिजिनियस एक्टिविटी अलाइव, तो क्योंकि हमें जो हमारा स्वनिर्मित हमारा खुद का खेल था उसको अलाइव रखना था, मोर अट्रैक्टिव बना था। तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जो कि अमरावती में है, महाराष्ट्र में, HVPM वॉज फाउंडेड अराउंड 1914। 1914 में इसकी गठन की गई, किसके द्वारा की गई थी, बाय वैद्य ब्रदर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन आपका काफी। फिर क्या बोला है, द ऑर्गेनाइज साइंटिफिक फिजिकल एजुकेशन केम टू इंडिया इन 1920। फिर मतलब साइंटिफिक फिजिकल एजुकेशन कब आया भारत में, 1920 में आया। 1920 में किसके द्वारा लाया गया, मिस्टर HC बक के द्वारा। क्या किया इन्होंने, इन्होंने फाउंड किया YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मद्रास, यंग्स मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये कॉलेज बना आपका मद्रास में, पहला फिजिकल एजुकेशन कॉलेज 1920 में बना आपका YMCA, किसके द्वारा बनाया गया, मिस्टर HC बक। फिर आपके बाद मतलब इसके बाद काफी सारे डेट्स आ गए। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU बना आपका 1925 में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना आपका कब, 1927 में, किसके द्वारा बनाया गया, HC बक और डॉक्टर AG नोरेन के द्वारा। और जिसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, IOA के, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, दोराबजी टाटा। ठीक है। फिर बना आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद 1931 में। फिर बना क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ एंड कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोलकाता, वे एस्टैब्लिश इन 1932। फिर बना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांडीवली मुंबई बना 1938 में। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड वॉज फाउंडेड इन 1945। फिर नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन बना आपका 1946 में। मतलब देख सकते हैं आप, काफी सारे डेट्स आएंगे। ठीक है, जो जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ है मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको भूलना ही नहीं है। और एक बार को जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है, पर हिस्ट्री है तो इसमें डेट्स रहेंगे ही रहेंगे। और अभी तो आपके यहाँ पे डेट्स ही डेट्स हैं। ठीक है, तो आजादी के बाद पढ़ने से पहले जो और दो टॉपिक हैं इसका डेट्स, यहाँ तक सबको क्लियर है, एक बार बता दीजिएगा, फिर मैं आगे फिनिश करूंगा, आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए तब तक। ठीक है, वो टेस्ट पेपर आपका अब ओपन हो जाएगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है। सभी लोग फटाफट टाइप कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया था हमारा ब्रिटिश पीरियड तक। और एक बार ये फटाफट रिकैप कर लेते हैं ब्रिटिश पीरियड का स्टार्टिंग से। ये आपको कहीं पे लिख के अपने कॉपी में दीवार में चिपका लीजिएगा। ठीक है, ये डेट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सीरियल वाइज स्टार्टिंग से लेकर अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, सारा चीज सीक्वेंस में है। तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ पढ़ाने लायक तो नहीं है, आपको देख के याद करना है। फिर ये फटाफट एक बार देख लेते हैं क्या है। 1844 में आया आपका YMCA। ठीक है, पहली बार आया था। कहाँ पे, USA में आया था बाई सर जॉर्ज विलियम्स, 6 जून 1844, 6 जून 1844 में आया था आपका YMCA, स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। 1914 में आपको मैंने बताया इंडिजिनस गेम्स को प्रमोट करने के लिए हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती में लाया गया था, किसके द्वारा, वैद्य ब्रदर्स के द्वारा।
फिर 1920 में आपका आया YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, HC बक के द्वारा। ठीक है, जिसको हम HC बक को फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया ही बोलते हैं। 1925 में आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। 1927 में आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आया, जिसके फाउंडर थे कौन? दो लोग थे, HC बक और डॉक्टर AG नोरेन। जिसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सर दोराबजी टाटा। 1928 में क्या आया? ब्रिटिश इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एम्स्टरडैम ओलंपिक्स इन फील्ड हॉकी। ठीक है, जो आपका नीदरलैंड में एम्स्टरडैम में ओलंपिक हुआ था, तो ब्रिटिश इंडियन टीम ने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में लाया था। फिर क्या बोला है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद 31, 32 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ। फिर 1936 में क्या हुआ कि हनुमान राम प्रसारक मंडल की 30-35 लोग मतलब भेजे थे कॉलेज से, यहाँ से गए थे ओलंपिक्स में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। 1936 में आपका जर्मनी बर्लिन में हुआ था। ठीक है, तो वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए गए थे। अब इन्होंने कौन कौन सा खेल का डेमोन्स्ट्रेशन किया था? इन्होंने मतलब वहां पे अनऑफिशियली तौर पे गए थे, मतलब ऐसे कंटीजेंट के साथ नहीं गए थे। तो इन्होंने 3 गेम्स का वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, कबड्डी, मलखम और खो खो। मतलब वर्ल्ड लेवल पे इंट्रोड्यूस कराया था, ये गेम भी हमारे देश में होते हैं। कौन कौन से गेम थे वो? कबड्डी, मलखम और खो खो। तो अब 1938 में क्या है आपका? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांडीवली मुंबई। यहाँ तक तो मैंने पढ़ा चुका था आपको। ठीक है, फिर 1945 में आपका ऑल इंडिया सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड आया। 1946 में क्या आया आपका? नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जिसका अब नाम बदल चुका है। अब इसका नाम है NASP, नेशनल एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये सब आपके आजादी से पहले थे। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के बाद 1947 के बाद क्या क्या बना, फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चीजें हुई सीक्वेंस वाइज, अब हम उसको देखेंगे। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें समझने वाला नहीं है, सब चीज याद करने वाला है। ठीक है, तो 1948 में आपका आया क्या? ताराचंद कमेटी आया। ठीक है, जो पहला सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी बना था, ताराचंद कमेटी। फिर NCC स्टार्ट हुआ आपका 1948 में, जिसका मोटो रहता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। फिर बना आपका डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन, 1948 में तीनों चीजें आई थी। 1949 में आपका बना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, FISU। ठीक है, 1950 इंपॉर्टेंट है ये वाला थोड़ा, 1950 वाला। कैबर, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, भारत स्काउट। 1950 में ये तीन चीजें हुई थी। 1951 में पहला एशियन गेम्स हुआ था भारत में, फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। 1953 में बना आपका राजकुमारी अमृत कौर स्कीम, ये पहला कोचिंग कोचिंग का स्कीम था जो भारत में आया था। ठीक है, और जो राजकुमारी अमृत कौर थी, ये टेनिस प्लेयर थी और उस समय की हेल्थ मिनिस्टर भी थी भारत की। ठीक है, 1954 में आपका आया ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, AIU आपका स्टार्ट हुआ था। SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ था। और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स भी स्टार्ट हुआ था, जो एक ब्रिज की तरह काम करता है गवर्नमेंट और नेशनल फेडरेशन के बीच में जोड़ने के लिए। और नेशनल डिसिप्लिन स्कीम आया था आपका 1956 में। जो आपका कैबर पहले बना हुआ था, तो ये कैबर था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन। तो इन्होंने क्या बनाया? नेशनल प्लान बनाया फिजिकल एजुकेशन का पहली बार 1956 में। 1957 में आपका LNIP एक कॉलेज बना था, उस समय नाम था इसका LCPE, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बना आपका 1995 में। और जो माका ट्रॉफी बना था, ठीक है, पहली बार कब आया था? इंट्रोड्यूस हुआ था 1957 में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मतलब जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज रहती है खेलो इंडिया में बेसिकली, उनको दी जाती है। ठीक है, पूरे साल भर के परफॉर्मेंस पे। तो माका ट्रॉफी आपका 2024 का मेरे हिसाब से दिया गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और इसमें प्राइज मनी क्या रहता है आपका? 15 लाख। ठीक है, माका ट्रॉफी में। फिर 1958 में बना आपका एडॉक इंक्वायरी कमेटी, मतलब ये बना था 1958 में एडॉक इंक्वायरी कमेटी। जो समय टोक्यो में एशियन गेम्स हुए थे, तो भारत गया था, हॉकी टीम अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, तो इनको इंक्वायरी करने के लिए क्यों नहीं कर पाई परफॉर्मेंस, तो एडॉक इंक्वायरी कमेटी को बनाई गई थी। फिर 1959 में आपको बना नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव चला था एक तो, और कुंजरू कमेटी बना, जो कि रेस्पॉन्सिबल है मेकिंग फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल्स एज अ कंपलसरी करिकुलम। 1960 में आपका कॉल और कपूर कमेटी। 1961 में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, अर्जुना अवार्ड हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, और बना आपका NCRT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इस साल जो जो अवार्ड्स दिए गए ना, मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने को दिया गया, अर्जुन अवार्ड कितने को दिया गया, जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है उसका मैं PDF भेज दूंगा, उसका आप नोट्स बना लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल उससे कहीं ना कोई एक दो क्वेश्चन आ जाता है, भले वो सिलेबस में नहीं दिया आपका, फिर भी आ जाता है वहां से। 1964 में आपका बना कोथारी कमीशन। 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, फिर आपका NSS आया 1969 में।
1982 में दूसरी बार एशियन गेम्स होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, जो कि 9वां संस्करण था एशियन गेम्स का। 1984 में आपका बना साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो पहला था वो 19 इस समय नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आया था 1984 में। अब 1985 में आपका द्रोणाचार्य अवार्ड आया कोचेस के लिए जो दिया जाता है, और एलएनसीपी तिरुवनंतपुरम का गठन हुआ था, ठीक है। 1986 में हमारा सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था। फिर 1987 में क्या हुआ, दिल्ली वाला कॉलेज बना आपका IGIPESS, और साथ में ये क्वेश्चन हमारे टाइम में आया था, ठीक है। मर्जर ऑफ सोसाइटी फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्नाइप्स। स्नाइप्स का फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसको मर्ज किया गया था, किसको, सोसाइटी फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जिसको एक नाम दिया गया स्नाइप्स। स्नाइप्स और स्पोर्ट्स साई को मर्ज किया गया था कब, 1987 में। ये क्वेश्चन हमारे टाइम में आया था, ठीक है, 2022-23 में, ठीक है। 1988 में पहला मैराथन हुआ था, फर्स्ट नेशनल मैराथन कोलकाता में हुआ था। फिर नैक आया, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन, नैक 1994। 1995 में आपका साइट ट्रेनिंग सेंटर स्कीम आया, और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCT आया था। 2002 से चालू किया गया ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर जो CBSE स्कूल्स में दिया था ना, बेस्ट जो प्लेयर्स होते हैं अच्छे लेवल परफॉर्म करते हैं, तो चाचा नेहरू CBSE स्कॉलरशिप स्कीम दिया दिया गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। 2008 में आपका बना फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PEFI। 2011 में आपका स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि गांधीनगर गुजरात में है, ये स्टार्ट हुआ। 2018 में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर और खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत की गई थी। 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट आया था, कौन से डेट को आया था, 29 अगस्त को आया था, ठीक है, स्पोर्ट्स डे के दिन। 2019 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर आपका 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, जो कि तीसरा पॉलिसी था, और कौन से डेट को आया, इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई 2020, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री खत्म हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। हिस्ट्री में काफी सारे डेट्स है, ऐसे मतलब इसको एक एक चीज आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डेली डेली रिवाइज करेंगे तब आपको जाकर याद होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फटाफट क्या क्या कर लिया हमने। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया अब तक हमने आज की क्लास में कर लिया। इसमें मैंने बताया क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी आपको अब तक पढ़ना था। डेट्स तो आपको याद ही करनी पड़ेंगे, मतलब रटा होना चाहिए, डेट्स तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंशियंट ओलंपिक गेम्स के बारे में। काफी लोगों को आइडिया होगा पहले से एंशियंट ओलंपिक गेम्स के बारे में, क्या होता था कैसे होता था। फिर भी फटाफट देखेंगे, जो चीज हमें नहीं पता है उसको भी अपने अंदर जोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं अलग अलग इमेजेस दिख रहा है एंशियंट ओलंपिक्स का, यहाँ पे ऐसा होता था, ऐसा स्टैचू है, यहाँ पे एक में रनिंग हो रहा है, ठीक है, एक में स्टेडियम में बड़ा सा दिखाया गया है कुछ कुछ गेम्स को यहाँ पे इमेजेस में। पैनक्रेसन हो गया, रेसलिंग हो गया, ठीक है, बॉक्सिंग, जेवलिंग, तो कौन कौन से गेम्स होते थे आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस में। अब थोड़ा एंशियंट ओलंपिक गेम्स के बारे में जानते हैं, क्या होता था कैसे होता था। तो एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन 776 BC इन ग्रीस। ग्रीस में कराया था ओलंपिक गेम्स पहले, ठीक है। कब चालू हुआ था, 776 BC में। किसके ऑनर में कराया था ओलंपिक गेम्स, गॉड जियस, जिनको हम गॉड ऑफ स्काई बोलते हैं ना, मैंने बताया था जियस मतलब सबसे बड़ा स्काई, गॉड ऑफ स्काई। तो सुप्रीम गॉड्स अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी, ये उनके बहुत ही मतलब सुप्रीम गॉड थे। तो ओलंपिक जो हमारा एक फ्रेंच वर्ड है, हेल्ड एवरी 4 years एंड द पीरियड बिटवीन टू ओलंपिक इज नोन एज ओलंपियाड। तो दो ओलंपिक के बीच का जो पीरियड होता है उसको ओलंपियाड बोलते हैं। हिस्टोरिकल records infer that the games evolved out of religious and ritualistic practices of Greeks। अब हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये ऐसा ऐसा मानते थे कि जो ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई वो मतलब उनका एक रिलीजियस फेस्टिवल्स रिचुअल्स था उनका ग्रीस का, वहां से ये चीज आया था, ठीक है। इसलिए ओलंपिक गेम्स कहाँ से बना, क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा था ना, ग्रीस में ओलंपिया जगह था, मैप में दिखाया था मैंने आपको। तो यही ओलंपिया से, एक सैक्रेड वैली था, एक टाउन था वहां पे, वहां से इसका नाम पड़ गया ओलंपिक गेम्स। फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स था, ओलंपिया एक सिटी का नाम था, ठीक है। टेम्पल्स थे, म्यूजियम्स थे, ट्रेजर हाउसेस थे। तो वहां पे सबसे फेमस क्या था, द मोस्ट एलिगेंट ऑफ द मॉन्यूमेंटल थिंग्स वाज द जायंट ग्लिटरिंग ग्रैंड स्टैचू ऑफ जीसस, 40 फीट हाइट, 40 फीट हाइट का क्या था, जीसस का स्टैचू था वहां पे। कहाँ पे, ओलंपिया में, ठीक है। यहाँ से ऐसा माना जाता था कि इनके रिचुअल्स थे, रिलीजियस कल्चर्स थे, यहाँ यहाँ से एंशियंट गेम्स की शुरुआत हुई, एंशियंट ओलंपिक्स की। अब क्या बोला है, गेम्स वर ग्रेटेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स इन द लाइफ ऑफ ग्रीक्स। हमने पढ़ा था ना, जब ग्रीक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या था, उनका मतलब गेम्स बहुत ही कॉमन पार्ट था, ठीक है, उनके लिए रिलीजियस फेस्टिवल हो चुका था उनके लाइफ स्टाइल में।
अब यहाँ पे क्या होता था, ओलंपिक गेम्स में एक मैसेंजर्स होता था, ठीक है, जिसको हम हेराल्ड्स बोलते थे। वर सेंट टू एवरी पार्ट ऑफ द हेलेनिक वर्ल्ड टू अनाउंस द फोर्थ कमिंग ऑफ ओलंपिक फेस्टिवल। मतलब होता है ना, जैसे शादी में शहनाई बजाते हैं तो मैसेंजर्स होते थे, आओ आओ ओलंपिक होने वाला है। जैसे पुराने टाइम बोलते थे किसी को सजा देने जा रहे तो अनाउंस करते थे ना, तो उनको मैसेंजर्स बोलते थे, जिनको उस टाइम में हेराल्ड्स बोलते थे। वो जा जाके अनाउंस करते थे कि ओलंपिक होने वाला है, ठीक है। द मंथ इन विच द ओलंपिक टू प्लेस वॉज कंसिडर टू बी अ सेक्रेट मंथ। अब जो भी मंथ में ओलंपिक होने वाला होता था उसको हम सेक्रेट मंथ बोलते थे। इस टाइम में कोई भी कहीं भी लड़ाई हो रहा है सब रुक जाता था, ठीक है, नो फाइट और कोई भी वॉर इस टाइम में नहीं होता था, एंशियंट टाइम में। अब क्या क्या रूल्स थे एंशियंट ओलंपिक गेम्स के? पार्टिसिपेंट्स कहाँ के होना चाहिए? ग्रीक्स का होना चाहिए, ठीक है, ग्रीक का ही वाला ही खेलेगा, बाहर वाले को अलाउड नहीं था शुरू में। फिर क्या बोला, पार्टिसिपेंट्स विल नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स मस्ट हैव प्रैक्टिस फॉर 10 मंथ इन पेलिस्ट्रा जिम्नाजियम, मतलब ग्रीक में जाके वहां पे प्रैक्टिस करेगा, और लास्ट मंथ ओलंपिया सिटी में। वुमेन वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स, उस समय वुमेन्स को अलाउड नहीं किया जाता पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वुमेन्स के लिए क्या होता था, अलग से उनके लिए फेस्टिवल होता था, हेराका, जिसको हम हेनियन गेम्स भी बोलते थे, ठीक है। हेराका कौन था? हेल्ड इन द ऑनर ऑफ हेरा, द वाइफ ऑफ गॉड जियस, जो गॉड जियस की वाइफ थी, हेरा, उनके नाम पे हेराका फेस्टिवल होता था, जिसको हम हेरनियन गेम्स भी बोलते हैं। तो मैरिड वुमेन को भी अलाउड नहीं किया जाता था इस चीजों को देखने के लिए। तो ये था रूल्स था एंशियंट ओलंपिक गेम्स के बारे में। अब डिस्क्वालिफिकेशन कोई प्लेयर कैसे होता था? अब जैसे मान लो मार्च पास्ट होता था जो उस टाइम में, तो कोई भी क्राउड से चिल्ला दिया कि ऑडियंस यार ये प्लेयर ऐसा है, कुछ भी प्लेयर को चिढ़ा, कुछ भी मतलब बोल दिया प्लेयर को, तो वो प्लेयर बाहर हो जाएगा। इफ एनी वन फ्रॉम ऑडियंस साउट्स और मेक्स डिसएग्रीमेंट अगेंस्ट द एथलीट, देन दैट एथलीट वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द ओलंपिक्स। ऐसा कुछ भी चिल्ला दिया तो प्लेयर बाहर हो जाता था। ये था डिस्क्वालिफिकेशन का रूल उस समय। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए एंशियंट ओलंपिक्स के बारे में। तो कॉर्बियस ऑफ एलिस वाज द विनर ऑफ फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, ये विनर था, पहला विनर कॉर्बेस। कहाँ का था? एलिस का था। अब है मिलो ऑफ कॉटन वाज द मोस्ट सक्सेसफुल रेसलर ऑफ एंशियंट ओलंपिक गेम्स हु वॉन 6 टाइम्स इन अ रो। सबसे सक्सेसफुल रेसलर कौन था? मिलो। कहाँ का था? क्रॉटन का था। अब एक किंग नेरो था, वाज अ रोमन किंग हु वॉन प्राइजेस इन एंशियंट ओलंपिक बाय ब्राइबिंग द ऑफिशियल्स। अब किंग नेरो कौन था? एक रोमन किंग था, जो जीतता था कैसे? चीटिंग करके, ठीक है, एंशियंट ओलंपिक में। तो पिंडार यूज टू सिंग पोएम्स इन द ऑनर ऑफ विनर्स। तो जो भी जीतता था ना, आजकल जैसे नेशनल एंथम प्ले होता था कंट्री का होता है आपके जमाने में, तो उस समय पिंडार्स होते थे जो गाना गाते थे, ठीक है, उनके ऑनर में। द पार्टिसिपेंट्स हैड टेक पार्ट इन नेक्स्ट फॉर्म, जो भी मतलब पार्टिसिपेंट्स होते थे एंशियंट टाइम में, उनको नेक्स्ट फॉर्म में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंशियंट ओलंपिक्स के बारे में। अब उस समय कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स होते थे उसको एक बार देख लेते हैं। तो ओरिजिनली फुट रेस वाज द ओनली इवेंट अलोंग विद द फॉलोइंग रेसेस, मतलब कुछ कुछ रेसेस ही होते थे शुरू में। तो पहला होता था ड्रोमोस, ठीक है, टेक्निकल टर्म है ड्रोमोस, जिसको शॉर्ट स्प्रिंट बोलते हैं। स्टेडियम का 180 मीटर या 240 मीटर का अप्रॉक्स इतना रनिंग इवेंट होता था, ड्रोमोस जिसको बोलते हैं। चैरियट रेसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है, घुड़सवारी वाला। फिर होता है हॉर्स रेस होता था, फिर पिगमैचिया होता था जिसको बॉक्सिंग बोलते हैं आज के टाइम में। पेल होता था जिसको रेसलिंग बोलते हैं, और एक पेनक्रेशन होता था, किक बॉक्सिंग टाइप है थोड़ा सा, ठीक है, जो रेसलिंग और बॉक्सिंग का कॉम्बिनेशन है, पैनक्रेशन। और पेंटाथलॉन होता था। तो इसमें कौन कौन से इवेंट होते थे? रनिंग, जेवलिंग थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप और रेसलिंग। तो ये आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स होते थे किस टाइम में? एंशियंट ओलंपिक गेम्स में। अब मतलब गेम्स को कराया कैसे जाता था, क्या सीक्वेंस होता था कोई भी पार्टिसिपेट करने जाएगा तो पहले सबसे पहले होता था सबका असेंबली, ठीक है, पहले नंबर पे। फिर होता था सेक्रीफाइस करते थे, किसको? पिग को। फिर सब लोग ओथ लेते थे। ओथ के बाद होता था हमारा मार्च पास्ट। मार्च पास्ट के बाद होता था ओपनिंग सेरेमनी, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी बाय हेराल्ड। हेराल्ड कौन था? मैसेंजर, जो अनाउंस करते थे ओलंपिक गेम्स होने वाला है, बताया ना आपको। तो ओपनिंग सेरेमनी होता था आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी बाय हेराल्ड। द सेक्रेड फायर वाज केप्ट बर्निंग विदाउट स्टॉपिंग एट द अल्टार ऑफ जीएस, मतलब जीएस की स्मृति में वहां पे फायर को जला दिया जाता था, जब तक बंद नहीं होता था तब तक ओलंपिक गेम्स खत्म नहीं होता था, और लास्ट में इसके बाद इवेंट होता था हमारा, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस है, मैच करने भी आते हैं एग्जाम्स में। अब बात करते हैं अवार्ड्स ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। अब जो जीतता था उसको क्या देते थे? द कंसर्न्ड ओलंपिक इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ स्टेट रेस विनर। तो जो स्टेडियम रेस होता था ना, मतलब रेस वाला जो विनर रहता था उस ओलंपिक को उसके नाम पे रख देते थे, जो भी वो रेस को जीतता था। ओलिव लीफ का क्राउन दिया जाता था, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये, जो भी जीता था। द पोइट्स immortalize his names in poems and sculptures carved figure in stones, मतलब जो भी
जीतता था ना विनर, तो उसके नाम पे पोएम्स बनाते थे और उसके नाम पे स्कल्पचर बनाते थे, मूर्ति बनाई जाती थी, ठीक है। और स्टोन्स में उनके फिगर के काट काट के पत्थर में काफ करके बनाया जाता था उनके हॉनर में। तो ये सारे अवार्ड्स आपको मिल सकते थे एंशियंट ओलंपिक गेम्स के बारे में। अब बात करते हैं डिक्लाइन कैसे हुआ है आपका एंशियंट ओलंपिक गेम्स। तो क्या बोला है, व्हेन ग्रीस केम अंडर रोमन डोमिनेशन, हमने देखा ना, पढ़ा था पहले कल हिस्ट्री में, जैसे रोमन्स आए गेम्स को खत्म कर दिए। तो जैसे ही ग्रीस आया किसके अंदर, रोमन्स के अंदर, इट वाज फाउंड दैट गेम्स लॉस्ट देयर ओरिजिनल सिग्निफिकेंस, ग्लोरी एंड करप्शन एंड फाउल प्ले सेटिंग। तो जैसे ही रोमन्स आए अटैक किए ग्रीस पे, तो जो ओलंपिक गेम्स था इसका ग्लोरी पूरा चला गया, जो भी इसका महत्व था, सिग्निफिकेंस था, इसमें ज्यादा करप्शन आने लगा, फाउल प्ले होने लगा, तो धीरे धीरे इसका जो ग्लोरी था वो कम होने लगा। So the glorious past of the ancient Olympic lasted for nearly 12 centuries, 12 सदियों तक चला, जिसमें टोटल 293 ओलंपिक गेम्स हुए थे उस टाइम, ठीक है। तो कौन सा रोमन एम्परर बंद कराया था एंशियंट ओलंपिक्स को, ये क्वेश्चन हमारे टाइम में फिर से आया था। ये बंद कराया था थियोडियस वन ने, बैंड द गेम्स इन 394 एडी। कब बंद कराया, 394 एडी में आपका एंशियंट ओलंपिक्स बंद करा दिया गया था, किसके द्वारा, थियोडियस वन के द्वारा, ठीक है। तो इतना ही था, ये हमारा यूनिट वन हमने पूरा पढ़ लिया फटाफट, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट वन हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, इसमें हमने पढ़ा पॉइंट्स टू बी कवर्ड, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन एंशिएंट ग्रीस। मैंने बताया ग्रीस के बाद हमारे रोमन्स आए तो स्पोर्ट्स कल्चर गया, फिर हमने पढ़ा इंडिया में क्या क्या बहुत सारे डेट्स हैं। अब रहते इंडिया में तो इंडिया का डेट्स तो याद करना पड़ेगा ना, इतना सारे डेट्स जो भी हैं। फिर हमने पढ़ा एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में। तो ये था आपका यूनिट वन, इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। और एक चीज आपको इसमें याद करना है, जो भी मतलब एशियन गेम्स कौन सा पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा, पूरा सीक्वेंस याद करना पड़ेगा आपको, करंट से लेकर लास्ट तक, और ओलंपिक्स का, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये भी हिस्ट्री के अंदर ही कवर कर लीजिएगा, सीक्वेंस कौन सा ओलंपिक कब हुआ, कहाँ पे हुआ, और कब नहीं हुआ ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। तो ये आपको मैं दे दूंगा पीडीएफ ऐसे। तो इतना ही था। अब हम थोड़ा एमसीक्यूज कर लेंगे, टाइम तो बचा हुआ अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। एक बार फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, 21 पर्सन से ज्वाइंट, बस सुनते रहते हैं सब वो ना, ठीक है। टेस्ट ले ले फटाफट, 10 क्वेश्चन का, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे टेस्ट, क्योंकि टेस्ट तो आपको जाके ऐप में देना ही है। चलिए ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर मैंने बंद कर लिया अब। आप लोग बताइएगा, ठीक है, जब स्क्रीन आपको दिखेगा चैट बॉक्स में। अब दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन। अभी मैंने दूसरे मेथड स्क्रीन शेयर नहीं किया है, पीडीएफ शेयर किया है, ठीक है। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाइए, अभी आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पर पोल आएगा, ठीक है। आपको उसमें वोटिंग करना पड़ेगा, मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं, हम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आपको क्लास खत्म होने के बाद आपके ऐप में ही कोर्स के अंदर टेस्ट वाला कॉलम है, उसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे तो 2 टेस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उसको आपको देना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये सिलेबस है, यूनिट वन, रेडी। तो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं फटाफट आपके स्क्रीन पर पोल डाल दूंगा, ठीक है। 30 सेकेंड्स का आपको टाइमर दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेट से शो होगा आपके, आपको चैट बॉक्स में आंसर नहीं बताना है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। आपके स्क्रीन के सामने पोल आएगा, उसमें आपको वोटिंग करना है, ठीक है। आपको पोलिंग देना है, फिर उसमें रैंक आएगा आपका, ठीक है। आपके स्क्रीन के साइड में पोल आएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट पूछा हुआ, ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एंशिएंट ग्रीस इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड जीएस, यूरेनस, अपोलो और जुपिटर। सो लास्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। वशी, सयान, बिट्टू, राहुल, यूज द पोल ऑप्शन, ओके। चैट बॉक्स को यूज मत करिएगा। तो एक बच्चे ने ऑलमोस्ट शायद मेरे हिसाब से गलत आंसर दिया है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, 92% बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन इजी था, तो सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए फटाफट आप लोग, तब तक मैं पोल ऐड करता हूँ, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान से सोचिएगा, फिर आंसर करिएगा।
आपको इसके लिए भी देता हूं मैं 30 सेकेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग a नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956? कौन सा बोर्ड रेस्पॉन्सिबल था? आपके स्क्रीन के राइट साइड में पोल्स आ रहे होंगे, वहां पे आपको वोटिंग करना है, ठीक है? कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही है? Which of the following board was responsible for formulating National Plan of Physical Education 1956? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन। काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है, ठीक है? सिर्फ 28% बच्चों ने सही आंसर दिया है। मैक्सिमम बच्चे बी ऑप्शन के साथ गए हैं, 40%। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को और आंसर करेगा। क्वेश्चन छोटा है पर ट्रिकी है, ठीक है? तो क्वेश्चन छोटा है तो इसके लिए देता हूं आपको मैं 15 सेकेंड्स। अब आपके स्क्रीन पर आपको पोल शो हो रहा होगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड इन स्पार्टा वर कॉल्ड पेडो ट्राइब्स, क्रिप्टिया, प्लांटिस्टास और डिडास्केलम। फटाफट आंसर दीजिए। 87% अब तक बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, 83 हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ 68%। ठीक है, तो 68% बच्चों ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा। तो देखिए इसमें क्या बोला है, स्पोर्ट्स ग्राउंड इन स्पार्टा वर्कआउट। स्पार्टा मैंने बताया था क्या होता है, स्पोर्ट्स ग्राउंड को क्या बोलते हैं, प्लेटिन स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डिडास्केलम मैंने बताया था क्या होता है, डांस स्कूल नहीं, म्यूजिक स्कूल होता है। ठीक है, डिडास्केलम। और क्रिप्टिया मैंने बताया था सीक्रेट कॉप्स में मतलब डाल देते हैं पुलिस की तरह स्पाई जासूसी करने के लिए, तो जो सीक्रेट कॉप्स था उसको क्रिप्टिया बोलते थे। और पेडो ट्राइब्स क्या हो गया हमारा, जो फिजिकल एजुकेटर होता था उसको हम पेडो ट्राइब्स बोलते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच कंट्री एक्सपीरियंस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर आपको ध्यान से पढ़कर आंसर देना है। इसमें कुछ बच्चे अभी गलत लगाएंगे, देखिएगा। तो आपके लिए 15 सेकेंड्स का मैंने पोल डाल दिया है। विच कंट्री एक्सपीरियंस फिजिकल एजुकेशन एज अ गोल्डन एज? रोम, जर्मनी, एंशियंट ग्रीस और यूएसए। ठीक है, पोल है आपके सामने, पोल में वोटिंग करिए। 75% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। 80%, ठीक है, 80% बच्चों ने सही आंसर दिया है और आंसर हो जाएगा आपका एंशियंट ग्रीस। ठीक है, इतना कुछ पढ़ लिया ग्रीस के बारे में। गोल्डन एज मैंने बताया था ना, लेटर अथेनियन पीरियड को बोलते थे। अब क्या बोला है, विच ग्रीक फिजिशियन, फटाफट मैं कोड ला देता हूँ पहले। टाइम तो सफिशियंट है ना, 15 सेकंड्स कम तो नहीं पड़ रहा है किसी के लिए आंसर करने के लिए, जो आपके स्क्रीन पर पोल आ रहा है। विच ग्रीक फिजिशियन वॉज द फर्स्ट टू स्टडी द थेरापेटिक जिम्नास्टिक्स और जिम्नास्टिक्स मेडिसिन? थेरापेटिक मतलब मान लीजिए आपका एक्सरसाइज के थ्रू ट्रीटमेंट करने वाला। तो कौन से फिजिशियन थे जो पहले उन्होंने स्टडी किया इसके बारे में? गैलन, हिपोक्रेट्स, हेरोडिकस और एरिस्टोटल। 3, 2, 1, टाइम्स अप। 69% बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिपोक्रेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर मैंने पोल डाल दिया, आ गया होगा। तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स नोन एज कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? फटाफट आप लोग वोटिंग कर दीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कब हुआ था, जिसका पुराना नाम क्या था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स? ये आपका हुआ था 1930 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, हैमिल्टन कनाडा। ठीक है, काफी कम बच्चों को पता था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और आराम से सॉल्व करिएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, बस बड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको पर है नहीं इतना डिफिकल्ट। ठीक है, फिर भी आपको मैं 30 सेकंड दे देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आराम से टाइम लीजिए, मैच करिए और आंसर दीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर आपको पोल शो हो रहा होगा, याद करिएगा सिर्फ 30 सेकंड से सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, इजी है। आपको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो लेफ्ट साइड में दिया इंस्टीट्यूट्स के नाम है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वाईएमसीए,
NSNIS, LNIP, और राइट साइड में हमारे डेट्स दिए गए हैं। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है, एक बच्चे का आंसर आ चुका है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, आपके पास टाइम कम है, आंसर तो सभी बता देंगे पर टाइम में जो बताएगा वही तो अच्छा होगा ना, स्कोरर। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो 85% बच्चों ने सही आंसर दिया, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, डी। अब देखिए क्या बोला है, साई साई कब बना था हमारा, 1984 में बना था, फर्स्ट का 3। तो इसमें दिया है, नहीं दिया है, इसमें दिया है, ये दिया है, इसमें दिया है, नहीं दिया है, इसमें दिया है, दो बचे। YMCA, वाईएमसीए हमको सिंपल रटा होना चाहिए, 1920 में आया था, 1920 मतलब बी का 4। यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, मतलब दोनों एक्टिव है अब तक, फर्स्ट और फोर्थ वाला। NSNS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, 1961, जब अर्जुन अवार्ड भी आया था हमारा। 1960 मतलब सी का 2, सी का 3 दिया है, मतलब ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मैं दूंगा पूरे 15 सेकेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करिए, आप लोग स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। Women had separate competition in games during Olympics, which were held at Olympics in the honor of God. तो मैंने पढ़ाया ना आपको, वुमेन्स का अलग से कंपटीशन कराया जाता था। तो वो कौन से गॉडेस के ऑनर में कराया जाता था, यहाँ पे वुमेन्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो लोग जीएस लगा रहे हैं वो आंसर गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, हेरा, जो जीसस की वाइफ थी। क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अलग से बाहर से कुछ उठा के नहीं दिया है। तो प्लाटो वॉन्ट द प्रोफिशिएंसी इन द गेम ऑफ, 15 सेकंड इसके लिए आपको आंसर करने के लिए दे रहा हूँ पोल में। तो प्लाटो ने कौन से गेम में एफिशिएंसी मतलब महारत हासिल करी थी, गोल्फ, रेसलिंग, जूडो और स्विमिंग। तो आप लोगों ने आंसर दे दिया, लास्ट 5 सेकंड्स टू गो। 90% बच्चे ऑलमोस्ट सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आंसर सभी को पता है इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए रेसलिंग होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है आपके आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सेशन रीजन वाला है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। ठीक है, इसके लिए आपको मैं दे देता हूँ 60 सेकंड्स। ठीक है, पूरे 1 मिनट। ठीक है, आपको 1 मिनट दिया गया इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और सॉल्व करने के लिए। तो दिया क्या है इसमें, असेसन और रीजन है, क्वेश्चन है। तो असेसन में क्या दिया है, इन प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब आजादी से पहले, देयर वाज नो फैसिलिटी फॉर टीचर ट्रेनिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी असेसन। और रीजन क्या दिया हुआ है इसका, इन 1920 YMCA एस्टैब्लिश अ फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज एट मद्रास चेन्नई अंडर हैरी क्रोवे बक, HC बक, दैट इज ओके। तो ओके, आपके पास टाइम है। ऑप्शन नंबर ए 20% बच्चे दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी कोई नहीं जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ 40%, ऑप्शन नंबर डी के साथ 40%। सो लेट मी चेक व्हाट्स द करेक्ट आंसर। आप लोग बताइए फटाफट, लास्ट 15 सेकेंड्स टू गो। ठीक है, फिर मुझे तो बताना ही आंसर इसका। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 43% बच्चे, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो क्या बोला है, प्री इंडिपेंडेंस एरा में देयर वाज नो फैसिलिटी फॉर टीचर ट्रेनिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। था 1940 में आपका आया था ना HVPM, और 1920 में आपका YMCA बना था। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये गलत दिया स्टेटमेंट, और दूसरा वाला सही है। ठीक है, तो आई होप आप आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं लीडर बोर्ड चेक कर लेता हूँ कौन से बच्चों ने सही आंसर दिया है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या लीडर बोर्ड। मार्टिन ने 8 आंसर दिए हैं, काशवी 8, ज्योति 7, सुमित शर्मा 7, श्रेयस सिंह 7, राहुल सोलंकी 7, देवेंद्र, मिथाली, सौम्या, आर विवाकर 5। ठीक है, आपको लीडर बोर्ड दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि कौन बच्चों ने कितना आंसर किया है। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। ठीक है, वापिस से रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेना आप लोग, हो जाएगा।
जो है वो सही है, आप अलग अलग जगह पढ़ो, वहाँ सब जगह अलग अलग डेट दिया रहेगा। पर मैं जो दिया हूँ मतलब ज्यादा जगह यही पाया जाएगा, तो इसी को पढ़ लेना, मैंने क्वेश्चन देखा यही क्वेश्चन ही आता है इसी से रिलेटेड। ठीक है, अगर नहीं दिखा रहा तो आप वापस से ऐप को कट करके वापस ज्वाइन करेगा, दिखा देगा। लीडर बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? अब नहीं दिख रहा होगा शायद। ठीक है, तो हमारे आज के क्लास को खत्म कर दिया, और यूनिट वन शिक्षा हमारा फिनिश हो चुका है, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव। अब बचा हमारा यूनिट टू, कल हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नोट्स में कोशिश करूंगा 10-15 मिनट में और टाइम लगेगा फिर अपलोड कर दूंगा आपको ऐप में, ठीक है। और कुछ पूछना आप लोगों को तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिए फटाफट, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। हमारा यूनिट वन खत्म हो चुका है, और मैं बोलूंगा सभी लोग से टेस्ट जाकर दीजिएगा। अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। आपके ऐप में टेस्ट वाला जो कॉलम है ना, उसमें मैंने टेस्ट अपलोड किया हुआ है हिस्ट्री का, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं उसमें। फटाफट पढ़िएगा, उसको अटेम्प्ट करिएगा। 100 क्वेश्चन है। और कोई डाउट है आप लोगों को? क्लास को यहीं पर एंड करें? कोई हैंड रेस कर रहा है, एक जॉन। सो लेट मी चेक, सुमित शर्मा। सुमित, आपको कुछ बोलना है? ठीक है, आप मुझे टेक्स्ट कर लेना जो भी डाउट है। और किसी कुछ डाउट है? ठीक है, तो क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पे, यूनिट टू स्टार्ट करेंगे, फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्टिव। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू टुमारो। बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन, यू ऑल कैन लीव नाउ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।